दोस्तों आज हमारे पास है 2024 मॉडल बजाज की पल्सर N160 जो कि लेटेस्ट आई है। इसमें डिजिटल मीटर कंसोल आपको मिल जाएगा, साथ में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इसका आज मैं आपको बताने वाला हूँ फाइनेंस डिटेल, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, डाउन पेमेंट क्या लगने वाली है। एंड डाउन पेमेंट के काफी सारे ऑप्शन है, जैसे आपका 25,000, 40,000, 50,000, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन पे मंथली ईएमआई आपकी कितनी आने वाली है, ये सब कुछ आपको अच्छे से डिटेल से बताने वाला हूँ। साथ में ये भी आपको बताऊंगा अगर आपका फाइनेंस नहीं हो रहा तो किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, और बेस्ट आपको स्कीम भी लेके आओ जिसपे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहने वाला है। नो एचपी स्कीम के साथ भी बताने वाला हूँ। तो ज्यादा टाइम नहीं लगाते, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो यहाँ की टीम से हैं हम सर से मिल लेते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम राहुल मंडल है। ओके, आप किस बैंक से फाइनेंस करते हो? बजाज फाइनेंस से फाइनेंस। बजाज फाइनेंस से, तो ठीक है। तो सबसे पहले यही सवाल रहता है लोगों का, अगर आपके पास कोई फाइनेंस कराने के लिए आता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आए? डॉक्यूमेंट में कैसा रहता है सर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और अगर उनका घर खुद का है तो उनका लाइट बिल लगेगा। अच्छा। अगर वो रेंटेड है तो उनका रेंट एग्रीमेंट लगेगा, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट। जिसके नाम पे चाहिए उनके नाम पे वो रजिस्टर होना चाहिए। अच्छा, जो एग्रीमेंट है वो कम से कम कितने टाइम का होना चाहिए? 3 महीने पुराना होना 3 महीने पुराना होना चाहिए। ओके, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप लोगों को जान लिया, जिनका घर यहाँ पे है उनका भी हो जाएगा, नहीं है उनका भी हो जाएगा। तो फिलहाल अभी हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस, राइट? हाँ। तो इसकी ऑन रोड प्राइस अपने शोरूम पे इसका ऑन रोड प्राइस है 162 ऑन रोड जा रहा है, जिसमें एसेसरीज जो होती है इंक्लूडेड है। इसमें सब आरटीओ टैक्स, इंश्योरेंस, इसमें हेलमेट मिल जाएगा आपको, विद पार्किंग कवर मिल जाएगा। 5 साल का इंश्योरेंस है, फर्स्ट पार्टी के लिए 1 साल है, बाकी का रेस्ट ऑफ द 4 इयर्स थर्ड पार्टी है। ओके, तो सब कुछ सारी डिटेल सर ने बता दी है। तो अभी हम इसी पे कैलकुलेट करने वाले हैं। कम से कम कितने डाउन पेमेंट पे आप? कम से कम अगर देखो अभी ये ऑन रोड प्राइस है 162 का। हाँ। तो कम से कम में अपना इसमें जाएगा 25,000 डाउन पेमेंट। 25,000 25,000 मिनिमम डाउन पेमेंट पे ये गाड़ी मिल जाएगी। उसके लिए कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है सिविल स्कोर अच्छा हो, ऐसा कुछ? सिविल स्कोर की किसी बात नहीं, किसी का अगर फर्स्ट टाइम भी है लोन के लिए तो अप्लाई करता है तो उनके लिए भी हो जाएगा वो 25,000 पे। जरूरी नहीं आपका सिविल स्कोर अच्छा हो, यहाँ पे ओके टाइप का रहेगा तो भी हो जाएगा। तो चलो हमने 25,000 डाउन पेमेंट दिया, तो मंथली ईएमआई कितनी आएगी 1 ईयर के लिए? अगर आप 1 साल के लिए देखना चाहोगे मंथली ईएमआई तो आपको आएगी 13,700 रुपए। ओके, 2 ईयर का 7,770 रुपया। ओके, 3 ईयर का? 3 इयर्स का मतलब मैक्सिमम 3.5 साल है, तो आपको वो बता देता हूँ 42 मंथ्स के लिए। अच्छा, 5,290 रुपया। ओके, तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहने वाला है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें जो आपको लगेगा अगर आप मिनिमम करते हो तो उसमें कैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट बजाज फाइनेंस में फिक्स नहीं रहता है। अच्छा, ओके। वो टेन्योर के हिसाब से हाई इंक्रीज होते रहता है। अच्छा, ओके। तो आप 1 साल के लिए देखेंगे तो 10.65 है, ओके, 2 साल के लिए 12.45 है, और जो 3.5 साल के लिए है 13.75 है। ओके, तो जैसे आप टेनर लेते हो उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा अच्छे से। तो ये रहा हमारा 25,000 डाउन पेमेंट देने पे। अभी थोड़ा हम इंक्रीज कर देते हैं, चलते हैं। अगर आप 40,000 पे अगर करते हो डाउन पेमेंट तो 1 साल का जो आपका ईएमआई आएगा वो 12,000 आएगा। 2 साल के लिए 6,771 आएगा, और 3.5 साल के लिए 4,535 रुपया। इसका जो आरओआई लगेगा आपको 1 साल के लिए 8.95, ओके, 2 साल के लिए 10.70, और 3.5 साल के लिए 11.85। इसमें कैसा रहता है, जितना आप डाउन पेमेंट इंक्रीज करोगे तो आपको कम आरओआई मिलेगा। ओके, डाउन पेमेंट जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे आपको आरओआई कम मिलने वाला है, जो कि फायदा है। नहीं तो काफी सारे फाइनेंस में क्या होता है कि कितना भी डाउन पेमेंट आप बढ़ा दो आरओआई वही रहता है। अभी हम लोग के पास कैसा है, एक नो एचपी स्कीम भी है। नो एचपी स्कीम कैसा, इसमें ना 2 चीज हम लोग को लगती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जो कस्टमर ने पहले भी लोन लिया और इसका सिविल स्कोर काफी बेटर है, या बहुत लोग कस्टमर ऐसे होते हैं कि उनको डाउन पेमेंट ज्यादा करना और कम टाइम के लिए चाहिए, तो काफी सारी बैंकों में 6 महीने का और 9 महीने का ऑप्शन नहीं होता है। बट बजाज फाइनेंस में 6 महीने का भी ऑप्शन है, 9 महीने का भी है, 1 साल का, और मैक्स जो नो एचपी स्कीम है उसमें 1.5 साल का ऑप्शन है। गुड, ये भी ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आगे बताएंगे। फिलहाल अभी थोड़ा डाउन पेमेंट और बढ़ा के देख लेते हैं। अभी हमने 40 का देखा, राइट? अभी 55 का देख लेते हैं। 55 का अगर आप देखोगे 1 साल के लिए तो 10,670 रुपया, 2 साल के लिए आपको आएगा 5,980 रुपया, और 42 मंथ्स के लिए आपको आएगा 4,000 रुपया। इसका आरओआई क्या रहेगा? सेम एज इट इज, जैसे मैंने आपको बताया 40,000 के इसमें, जैसे इसका आरओआई जैसे 40,000 में सेम इसमें रहेगा। ओके, अभी थोड़ा डाउन पेमेंट और बढ़ा देते हैं। कितने पे चले आप बताओ? अगर आप 70,000 भी करते हो 70,000 पे, तो बस उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट वही लगेगा जो है, ईएमआई वो कम हो जाएगी। अगर आपको ईएमआई जानना है तो 1 साल के लिए आपको 9,000 रुपया आएगा, 2 साल के लिए आपको 5,200 रुपया आएगा, और 3.5 साल के लिए 3,490 रुपया। और आरओआई सेम रहने वाले जो बताया मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। आरओआई ज्यादा किस में बढ़ जाता है, अगर आप लो डाउन पेमेंट करते हो तो थोड़ा सा आरओआई का 1-2% का फर्क रहता है, बाकी तो एज इट इज सब सेम है। मतलब अगर हम
30 के ऊपर जाते हैं तो अपना रेट ऑफ 40 तक आप अगर जाओगे तो 40 के ऊपर कोई भी डाउन पेमेंट देते हो तो आपका ROI सेम रहने वाला है, वैसा रहेगा। तो अभी हम नो एचपी वाला स्कीम डाल लेते हैं। इसके लिए कितना डाउन पेमेंट देना पड़ेगा? नो एचपी स्कीम अगर आप N160 के लिए करते हो तो नो एचपी स्कीम में आपका 75,000 रुपीज 75,000 देना पड़ेगा, जिसमें अगर आप 6 महीने के लिए रखते हो तो 16,000 पे आपकी EMI जाएगी, 9 महीने के लिए 11,000 जाएगी, 12 महीने के लिए 8,610 रुपए जाएगी, और 18 महीने के लिए उसमें मैक्स 18 महीने ही होता है 1.5 साल के लिए, तो उसमें आपका जाएगा 6,000 रुपया, जिसमें का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप देखना चाहोगे तो 6 महीने का जो ROI है वो 4.12% है, जो आपकी बैंक भी नहीं देती है, बैंक भी नहीं देती 4. और अगर आप 9 महीने के लिए देखेंगे तो 5.72 है, 1 साल के लिए देखेंगे तो 6.57 है, और 1.5 साल के लिए 7.42 है। गुड, बहुत कम है वैसा है। तो काफी लोग हम लोग से यही चीज मांगते हैं कि मैं ज्यादा डाउन पेमेंट करता हूँ, उनको कम टाइम ऑफ पीरियड के लिए चाहिए, तो मैं उनको सजेशन करता हूँ कि आपका अगर अच्छा सिविल स्कोर है तो वो बेटर रहता है। राइट, अगर आपको कम टाइम में पेमेंट करना है तो ये नो एचपी वाला स्कीम लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, साथ में आपके पैसे ही बच जाएंगे। तो आपने ये डाउन पेमेंट एंड मंथली ईएमआई जान लिया है, अब थोड़ा सजेस्ट कर दो अपने अकॉर्डिंग, मतलब अगर कोई कितना कम से कम डाउन पेमेंट दे देन फाइनेंस करें ज्यादा अच्छा होगा उसके लिए। मैं तो सबको सजेस्ट यही करता हूँ कि इनकेस अगर आप डाउन पे मिनिमम कर रहे हो, अगर आप ज्यादा भी कर सकते हो तो ज्यादा करो, ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा करो, कितना ज्यादा करो, क्योंकि ज्यादा भी 40 तक भी आप अगर इनकेस करते हो तो आपको अच्छी ROI मिलती है, प्लस जो आपका मंथली EMI रहता है तो वो कम हो जाता है, क्योंकि एक बार हम लोग डाउन पेमेंट कर देते फिर जो मंथली EMI रहता है तो वो हेडेक पे रहता है कि हमको भरना है, तो उसमें कैसा रहता है कि मंथली EMI कम रहेगी तो इतना हेडेक नहीं होता है कि हाँ चलो ये तो देना ही है, वैसा रहे। मेरे हिसाब से अगर जैसे आपको जल्द लोन नहीं चुकाना है तो मेरे हिसाब से कम 40,000 डाउन पेमेंट करो, क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम मतलब कम पड़ने वाला है, और साथ में ज्यादा भी डाउन पेमेंट मत कर देना, नहीं पता चला कि मतलब एक 60 की एक 62 की बाइक है और 1 लाख के आसपास आप डाउन पेमेंट दे रहे हो। अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं, मतलब ज्यादा अच्छा अमाउंट है, तो मैं बोलूंगा ये नो एचपी वाला स्कीम लेना, क्योंकि नो एचपी स्कीम में कैसा रहता है ना भाई, उसमें जो नंबर का सब आप कहीं से भी लोन लेते हो, या 2 व्हीलर का लोन या 4 व्हीलर का लोन, तो उसमें बैंक का नाम लिख के आता है, नॉर्मल स्कीम। नो एचपी स्कीम मतलब नो हाइपोथिकेशन, उसमें RC बुक में वो हाइपोथिकेशन मतलब चढ़ के ही नहीं आएगा। इन फ्यूचर आपका लोन खत्म होता है तो आपको NOC मिलती है, तो NOC लेके आपको RTO में जाना पड़ता है और वो नाम हटाना पड़ता है, उसके लिए नो एचपी स्कीम में वो नाम पे ही वो चढ़ेगा ही नहीं RC बुक, एज इट, जैसे अपनी कैश में गाड़ी बाय करते हैं तो वैसे ही शो करेगा, नहीं तो वो बैंक का नाम शो करता है और सर्च करने पता देता है मतलब किस बैंक में फंड किया, फिर बाद में वो नाम हटाना पड़ता है। उसके बाद इसमें का फायदा ये है कि जब सेकंड अगर रीसेल करने जाते हो तो जब जो आपसे गाड़ी खरीदे हो तो बोलेगा कि ये नाम हटा के दो, राइट, हाँ ये बात तो अपने करना पड़ता है। तो आप लोग नो एचपी स्कीम का मतलब भी आप समझ गए। अभी हम थोड़ी टिप्स की बात कर लेते हैं, जैसे कोई अगर फाइनेंस करने के लिए सोच रहा है, किन बातों को ध्यान रखें? फाइनेंस में ऐसा है कि आप डॉक्यूमेंट में ही ज्यादा फोकस दे, तो डॉक्यूमेंट आपका बेटर होना चाहिए। हाँ, इनका कहने का मतलब ये डॉक्यूमेंट लोगों का ऐसा होता है कम डिस्काउंट होता है, कोई बात सर का कहने का मतलब ये डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर होने चाहिए, जैसे आपका आधार कार्ड पे नाम है वैसे पैन कार्ड पे होना चाहिए। बाकी एक्चुअली बहुत लोगों का ऐसा होता है कि आधार कार्ड से अभी बहुत लोगों का नंबर लिंक नहीं रहता है। अच्छा, ओके। किसी का आधार कार्ड में नाम का स्पेलिंग मिस्टेक होता है, किसी का पैन कार्ड में नाम का स्पेलिंग मिस्टेक होता है, तो इस सब चीज का बड़ा नॉलेज रखिए कि आपका सब चीज हर जगह प्रॉपर है कि नहीं है। ओके, गुड। वो होना मेरा डायरी। हाँ, डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए, सबका सारा नेम एंड सरनेम सब मैच होने चाहिए। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स रखो क्लियर, एंड साथ में कोई अगर आपका लोन चल रहा हो तो वो क्लियर कर लो, बाउंस मत करो जो भी होता है। और इनकेस आप सेटलमेंट करते हो तो वो भी मत करिए, आप बात करिए और सेटलमेंट नहीं करे ज्यादा अच्छा, क्योंकि वो आपका सिविल स्कोर बैड ही दिखने वाला है। सेटलमेंट में ऐसा होता है कि जितना आप लोगों ने नहीं पे किया है तो वो दिखेगा ही, आप दिखेगा, राइट। वो लंबे समय तक बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है सिविल स्कोर पे, बल्कि आप एक्स्ट्रा देके पे कर देना चलेगा, चल जाएगा, पर सेटलमेंट मत करो। और एक बड़ी गलती कर देते हैं यार, मतलब देखो आप लोगों को क्या होता है, बाइक लेना होता है, सारे शोरूम पे जाते हो एंड सिविल स्कोर चेक करते हो अप्रूवल के लिए बार-बार, ये भी अच्छा नहीं है। इसमें भी आपका सिविल स्कोर 5% डिक्रीज होता है, गिरते रहता है, वही तो गिरता रहता है। तो जहाँ पहले आप बाइक फाइनल कर लो, ये मुझे लेनी है, देन आप मतलब अप्रूवल के लिए आप लॉग इन करो कहीं पे भी, क्योंकि आपने कभी ये बैंक में कर दिया, कभी अनदर बैंक में कर दिया, फिर आप बजाज फाइनेंस में आ रहे हो तो उसमें सिविल दिखता है कि आपने 2-3 जगह और भी चीज रिसर्च करके आए, ऐसा रहता है। तो ये भी मत करना। अच्छा, थोड़ा सा ये बता दो, जैसे आपके पास कई लोगों ने फाइनेंस कराया होगा, राइट? तो किस केस में ज्यादातर कैंसिल होता है, अप्रूवल नहीं मिलता है, किस केस में? एक्चुअली अभी जो यंगस्टर है, जो अंडर 21 है, उन लोग को काफी बाइकों का शौक रहता है, तो उन लोग आते हैं कि उनको गाड़ी चाहिए, फिर उनके लिए अभी लोग
21 के नीचे जो है तो हम लोग दे नहीं सकते, कॉम्प्लिकेट लगता है। राइट या उनके मम्मी को अटैच करना पड़ता है, डैडी को करना पड़ता है। राइट राइट। तो वो केसेस में कैसा होता है कि मम्मी वर्किंग है कि नहीं है, मम्मी वर्किंग है तो क्या स्टेटमेंट है, वो सब देखना पड़ता है। और वो उसमें बहुत दिक्कत होती है कि अगर उसमें भी कैसी दिक्कत होती है कि मम्मी एप्लीकेंट लेना है, कॉप्लिकेंट मम्मी को लेना है, बट वो रेंटेड है, आधार कार्ड में एड्रेस किधर और का है। अच्छा ओके। तो वो चीजें काफी दिक्कत होती है, तो उसमें हम लोग को ऊपर से अप्रूवल लेना पड़ता है। मतलब डॉक्यूमेंट्स और एज मतलब ऐसे एज लिमिट 21 है। 21 हाँ 21 रहेगा तो हम लोग को कॉप्लिकेंट की जरूरत नहीं लगती है। इन केस अगर किसी लड़की के नाम पे करते हैं तो भी हम लोग को 2 चीज की रिक्वायरमेंट चाहिए। अगर लड़की के नाम पे करते हैं, उसके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है और उसकी सैलरी 25,000 के ऊपर है तो हम लोग उनके नाम पे कर सकते हैं, अदरवाइज उनका भी कॉम्प्लिकेट लगेगा। आप कैसे कंफर्म करोगे सैलरी उनकी 25,000 के ऊपर है? उनका सैलरी स्लिप देखूंगा, उनका बैंक स्टेटमेंट देखूंगा मैं, हाँ उसमें दिखेगा 25,000 के अपन की सैलरी है तो मैं उनके नाम पे कर सकता हूँ, वरना उनके भी कॉम्प्लिकेट लगेगा। अगर एप्लीकेंट मैरिड है तो उनके हस्बैंड का लगेगा, एप्लीकेंट इनमैरिड मतलब अनमैरिड है तो उनके मॉम डैड का लगा सकता हूँ। ये सवाल काफी सारे रहते हैं कि मॉम डैड के नाम पे ले सकते हैं नहीं, तो मॉम डैड के नाम पे भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को सारी डिटेल मिल चुकी है फाइनेंस के बारे में। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके बताएं, मैं बता दूंगा। और इस शोरूम की कॉन्टेक्ट डिटेल एंड एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ पे कॉल भी कर सकते हो, विजिट भी कर सकते हो। और यहाँ पे फाइनेंस कराने के लिए अदर भी बैंक है, चाहे बजाज से करा लो या फिर HDFC करा लो, बहुत सारे बैंक यहाँ पे मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये काफी बड़ा शोरूम है, यहाँ पे आपको सारे मॉडल देखने को मिल जाएंगे और टेस्ट ड्राइव भी आप ले सकते हो। और इस शोरूम की कॉन्टेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखा होगा, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।